हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। आप सबों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आप आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज अपने लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और लेक्चर 2 में क्या सब पढ़ेंगे वो जानते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 2 में क्या सब पढ़ना है, अपना टॉपिक जो है उसका शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले आज अपने लोग जानेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसके बारे में। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करेंगे। फिर जानेंगे एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। फिर जानेंगे दो आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फिर जानेंगे बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। इतना चीज आज के वीडियो में क्लास में अपने लोग कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और एंजॉय करिए इस सेशन का। ठीक है, चलिए पहला है अपना समविभव पृष्ठ। यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने लोग कि सर ये समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये जानना पड़ेगा अपने लोगों को कि ये समविभव पृष्ठ ये होता क्या है। समविभव पृष्ठ, तो चलिए अभी नाम से अपने लोग जानते हैं। ये जो समविभव पृष्ठ है, क्या आपको नाम से लग रहा है कि ये जो सम वर्ड है, ये सम का मतलब क्या होता है साथियों? मेरे भाई सम का मतलब होता है बराबर, और विभव का मतलब होता है, हम बताए थे इसका डायरेक्ट संबंध किससे है? ऊर्जा से है। तो विभव का डायरेक्टली कनेक्शन ऊर्जा के साथ है। और पृष्ठ का मतलब होता है सतह। पृष्ठ का मतलब सतह। विभव का अंग्रेजी होता है साथियों वोल्टेज। विभव का अंग्रेजी क्या होता है? वोल्टेज। तो आज अपने लोग इस सतह के बारे में जानकारी लेंगे कि जिस सतह पर हर जगह वोल्टेज सेम रहेगा। क्या भाइयों, क्या मेरे भाई? हर जगह वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। आज उसके बारे में अपने लोग जानेंगे कि हर जगह जब वोल्टेज सेम रहेगा तो किस तरह का कंडीशन होगा। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा तो चलिए अब जानते हैं कि हर जगह वोल्टेज सेम रहेगा तो क्या क्या कंडीशन होगा। आप लोग यहाँ पर एक आवेश को देख रहे होंगे, ये जो प्लस क्यू आवेश आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से इनके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जनरेशन हो रहा है या जनरेट हो रहा है। क्या चीज का जनरेट हो रहा है भाइयों? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और आप इस तरह से देखिए, ऐसे करके ये जो गोलाकार सरफेस आपको दिख रहा है सर, यही तो है सर पोटेंशियल एनर्जी। यही सर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए सम विभव पृष्ठ के बारे में जान रहे हैं, तो क्या इस पृष्ठ पर, इस विभव पर, इस पृष्ठ पर विभव का मान हर जगह सेम होगा? तो जिस पृष्ठ पर विभव का मान हर एक जगह सेम होता है उसी को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, चल इसके बारे में अगला टॉपिक क्या होता है, तो इनके बारे में नेक्स्ट बात आता है कि इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा का जनरेशन होता है। इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा, कैसी विद्युत क्षेत्र रेखा? तो सर इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा, जब आवेश है तो विद्युत क्षेत्र का जनरेट तो करेगा। जब विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा तो वह हम बताए थे इससे पहले आप लोगों को किस चीज के बारे में, जब गॉस लॉ पढ़ा रहे थे तो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप लोग बहुत अच्छा से डिटेल से एक्सप्लेन किए थे कि विद्युत क्षेत्र रेखा और एरिया वेक्टर के बीच कैसा एंगल बनता है। यही बात यहाँ पर है कि विद्युत क्षेत्र रेखा और किसके बीच? विद्युत क्षेत्र रेखा और किसके बीच साथियों? तो विद्युत क्षेत्र रेखा एवं 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 किसके बीच? विभव के बीच। एवं विभव के बीच। तो कैसा कोण बनता है साथियों? तो विद्युत क्षेत्र रेखा एवं विभव के बीच लंबवत बनता है। कैसा? लंबवत। ये था अपना लंबवत वाला। नेक्स्ट, इसके द्वारा अगर मान के चलिए हर जगह विभव सेम रहेगा तो इसके द्वारा किया गया कार्य, विभव के द्वारा किया गया कार्य कुछ रहेगा, तो हर जगह जब विभव सेम है इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा साथियों? जीरो हो जाएगा। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? यह विद्युत विभव जो है
इस तरह से मानकर चलिए इसका जनरेशन हुआ है विद्युत विभव का, मतलब ये एक सतह पर विद्युत विभव का मान हर एक जगह क्या है साथियों, सेम है। ठीक है, तो आगे है, तो सेम है, तो विद्युत क्षेत्र, इसमें अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो कैसा होगा, तीव्र होगा या ज्यादा होगा, तो सर हर जगह विभव का मान क्या है, सेम है, तो इस जगह विद्युत क्षेत्र का मान तीव्र होगा, जितना निकट सतह होगा उस उतना ही निकट में विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। जैसे देखिए अगर इसका सरफेस देखिए अगर इतना बड़ा है तो क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा नहीं होगा, होगा, और सरफेस हुआ तो थोड़ा विद्युत क्षेत्र घटेगा, और बड़ा हुआ तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, मतलब जितना निकट रहेगा और जितना निकट रहेगा विद्युत क्षेत्र का मान, जितना निकट क्या रहेगा तो साथियों विद्युत विभव रहेगा, तो उतना ही निकट तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हो गया सम विभव पृष्ठ के बारे में। ठीक है, हाँ ये था आपका अपना टॉपिक सम विभव पृष्ठ। ठीक है, ये आपका खत्म होता है। अब आता है अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होता है, ये अपने लोग जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है जो कि अपने लोग को याद रखना, E बराबर माइनस dv बटे dr, ये फॉर्मूला होता है साथियों, E बराबर माइनस dv बटे dr, यही आपको विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध बताएगा। जहां पर सर E क्या है, तो सर E है हमारा विद्युत क्षेत्र, मेरे भाई E क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र है। सर V क्या है सर, तो विद्युत विभव है, V क्या है मेरे भाई, विद्युत विभव। R क्या है, तो सर तय की गई दूरी, मतलब दूरी है, R क्या है, दूरी है। ये फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस dv बटे dr, ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के बीच संबंध को दर्शाता है। किसके बीच के संबंध को, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के संबंध को दर्शाता है। अब आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर अगर ऐसा होता है तो ये निगेटिव साइन क्या दर्शाता है, ये निगेटिव दर्शाता है, निगेटिव साइन क्या दर्शाता है कि विभव किस दिशा में घट रही है, क्या दर्शाता है साथियों, कि विभव किस दिशा में घट रही है, मतलब विभव की घटती दिशा के बारे में बताता है निगेटिव साइन, क्या बताता है, विभव की घटती दिशा के बारे में। ठीक है साथियों, ये था आपका अपना फॉर्मूला E बराबर माइनस dv बटे dr। ठीक है, चलिए E बराबर माइनस dv बटे dr। अब ये जो है संबंध है, अभी आपका रिवीजन चल रहा है तो अब इसका हम डेरिवेशन तो करा नहीं सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखेगा E बराबर माइनस dv बटे dr। अब इस पे आधारित क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसके आधारित क्वेश्चन, वो अब जानते हैं। सॉरी विद्युत, इसके नहीं, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा के आधार पर, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होता है, देखिए एकल आवेश का मतलब क्या, अकेला आवेश, एकल आवेश का मतलब अकेला आवेश, जब आवेश अकेला रहेगा तो उनका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो मेरे भाई आप लोग बताइए कि जब एकल आवेश रहेगा, अकेला आवेश, ये आनकर चलिए अकेला आवेश है, इसके पास स्थितिज ऊर्जा कब रहेगा, जब इसके द्वारा इसके ऊपर कुछ कार्य किया गया रहेगा, कुछ काम किया हुआ रहेगा। आप लोग को पता होगा कि किसी के ऊपर अगर कुछ बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। तो जब ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जब तक कुछ काम नहीं किया जाएगा तो क्या इनका स्थितिज ऊर्जा कुछ होगा, कहिएगा नो सर, जब तक इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया जाएगा तो इसका कुछ भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। तो इसके ऊपर कार्य किया जाता है कि अनंत से, जैसे विभव के बारे में बताए थे, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। ऐसे ही ये प्लस क्यू को अनंत से बिंदु आर तक लाने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो जब अकेला आवेश रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई के क्यू बटे आर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो सर क्या होता है, यहाँ हो जाता है U बराबर भी क्यू भी, U बराबर क्या हो जाता है, क्यू भी, कहिएगा U बराबर क्यू भी हो जाता है। ये कैसे होता है, डायरेक्ट,
का है कि बताए थे वर्क डन बराबर भी फॉर्मूला होता है W बराबर भी क्यू भी। मतलब क्या, क्यू आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। जितना कार्य करना पड़ेगा W बराबर क्यू भी। जब अकेला आवेश रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा बराबर ये फॉर्मूला होगा। समझ में आया मेरे भाई? जब अकेला आवेश रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा बराबर ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब जब दो आवेश रहेगा तो सर जब दो आवेश रहेगा, मान के चलिए प्लस Q1 आवेश, उसके बाद प्लस Q2 आवेश, तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो मेरे भाई इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, अभी ओनली फॉर्मूला, जितने काम का है उतना ही स्थितिज ऊर्जा काम का है। तो U बराबर के Q1 Q2 बटे R। इसको भी अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। आप लोग को पता होगा कि किसी आवेश के ऊपर जब तक बाहरी कार्य नहीं किया गया, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं लाया गया, तो उसके लाने के क्रम में उसके अंदर जो ऊर्जा संचित हुआ होगा वही हम लोग को कहलाता है साथियों स्थितिज ऊर्जा। वही क्या कहलाता है साथियों? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसका U क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है U बराबर के Q1 Q2 बाय R। अब हम लोग साथियों इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं, इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे जो अपने लोग जानेंगे उस सवाल के बारे में कि ये सवाल क्या कहना चाहता है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके ऊपर अपने लोग कुछ सवाल करते हैं। एनसीईआरटी का प्योर वहां से लाया गया सवाल है। इस सवाल में आप लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालते कैसे हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। जैसे हमारा ही स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, मेरे द्वारा या मेरे ऊपर किसी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा और उसमें मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ होगा। मान के चलो वो मेरे ऊपर फोर्स लगा, मेरे को तुमने धक्का दिया, हम जाके उधर गिरे। तुमने जो धक्का दिया, तुमने जो एनर्जी लगाई, तो मेरे में जो स्टोर हुआ होगा वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर हुआ रहता है। कौन सा एनर्जी साथियों? पोटेंशियल एनर्जी। और हमने जो मूव किया, गति करके गिर गया, वह होता है काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, जिसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना m गुना v स्क्वायर। हमारे अंदर मास था, तुमने वेलोसिटी दी, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा निकली, ऊर्जा का कह सकते हैं क्षति हुआ, वो काइनेटिक ऊर्जा था। कौन सा ऊर्जा था? काइनेटिक ऊर्जा। ठीक है साथियों, चलिए इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन इसका देखिए, ए नंबर का सॉल्यूशन नंबर है कि दो आवेश दिया है भाइयों। Q1 बराबर दे दिया 7 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर दे दिया है -2 माइक्रोकूलम, और दूरी दे दिया है -9 मतलब 9 + 9 सीधा सीधी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से रेडियस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.18 मीटर। अब कह क्या रहा है? तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो साहब स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला अभी बताए थे आप लोग को। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? के Q1 Q2 बटे 8। तो साहब के का मान आप लोग को पता होगा, पढ़ाई किए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है के का मान। ठीक है, तो 9 गुना 10 का पावर 9, Q1 Q2 का मान कितना है? तो 7 गुना -2 बटे R का मान 0.18। आप लोग इसके आगे कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ठीक है, हम मेरा काम कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि मेरा काम मेन है कंसेप्ट बताना। ठीक है साथियों, ये था क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब आता है बी कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता हुई होगी। तो अब बी नंबर में देखिए, जब वर्क डन पूछ रहा है कि कितना वर्क डन क्या होगा, अभी आप लोग को बताए किसी के अंदर कुछ वर्क, किसी के ऊपर कुछ कार्य किया जाए, कार्य किया जाने का मतलब है उसके अंदर
पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर किया जाना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो जब पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर किया जाना है तो पूछ रहा है कितना परिवर्तन होगा, तो डेल्टा यू इसका मतलब पूछ रहा है, जो किसके बराबर है साथियों, अगर डेल्टा यू पूछ रहा है, अगर वह डेल्टा यू पूछ रहा है जो कि डब्ल्यू के बराबर है, मतलब U2 माइनस U1, तो साथियों आप लोग बताइए U2 का मान क्या होगा। तो साथियों यहाँ से देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि अनंत से एक दूसरे से अनंत दूरी तक, कौन सा दूरी तक साथियों, अनंत दूरी तक, मतलब फाइनल लास्ट में कहाँ तक पहुंच गया, तो अनंत पर, और अनंत दूरी पर उसका मान कितना हो जाता है साथियों, अनंत दूरी पर वो 0 हो जाता है इसका मान। और अभी जो अपने लोग मान निकाले थे, इसका मान जब आप निकालिएगा, इसका मान पहले यहाँ पुट कर निकालना पड़ेगा, तो मान इसका निकालिए साथियों, कैलकुलेशन करके कितना होता है, तुरंत मान निकल जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, 9 2 जा 18, ठीक है। और देखिए साथियों 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटने के बाद कितना आ जाएगा, चलिए तो 700 गुना 10 का पावर 9, 700 गुना 10 का पावर 9 आ जाएगा, 700 गुना 10 का पावर 9 माइनस में, अर्थात -7 गुना 10 का पावर 11, कितना आ जाएगा साथियों, -7 गुना 10 का पावर 11। ध्यान से कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 गुना -2, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गया साथियों, यहाँ माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो कूलम तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं, तो 10 का पावर 6 मतलब ये 12 से कैलकुलेट हो जाएगा, आप यहाँ पे -12 ऐड करना भूल गए, तो 11 में से 12 घटाइएगा साथियों, कितना बच जाएगा, तो -7 गुना 10 का पावर -1 मतलब -7/10 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, तो -0.7, -0.7 जूल, कितना जूल आ जाएगा, -0.7 जूल आ जाएगा। अब देखिए जब हमको ऑप्शन नंबर ए का आंसर आया कि -0.7 जूल, अब अपने लोग का रह गया कि दोनों आवेश को अनंत दूरी तक पृथक करने में, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा है, तो जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो 0 माइनस 0.7, अब यहाँ से निकाल दीजिए, अर्थात वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा प्यारे भाइयों, 0.7। इस टाइप से हम लोग स्थितिज ऊर्जा का जब क्वेश्चन आएगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे, यह बेसिक क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आता है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, क्या आता है मेरे भाई, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब दिया रहेगा उसके लिए व्यंजक निकालना, व्यंजक निकालने का मतलब जैसे देखिए द्विध्रुव के बारे में अपने लोग पहले जान लिए थे कि जिसके विपरीत -q और +q और एक दूसरे के विपरीत चार्ज मौजूद रहता है और उनके बीच की दूरी 2a होती है, यह विद्युत द्विध्रुव होता है, और विद्युत द्विध्रुव से आघूर्ण बनाने के लिए उनके धनात्मक आवेश को उनके बीच की दूरी के साथ जब गुना कर देंगे तो वह द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। ये मेरे भाई ये बात हम लोग कर चुके थे, और अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिए थे, एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए थे। अब अपने लोग का टॉपिक आता है कि स्थितिज ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है साहब जी, स्थितिज ऊर्जा साहब निकालना है, तो साहब स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालना है, तो विद्युत द्विध्रुव बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र रखते हैं, सबसे पहले मेरे भाई एक समान विद्युत क्षेत्र बना लो, बना लिया, बिल्कुल बना लिया सर। अब आगे देखो सर, अब आगे देखो सर मैं क्या करता हूँ सर, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे कैसे कहता ना तू आगे आगे देख क्या होता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना, सबसे पहले एक डाइपोल बना, यहाँ पर बना ले, एक यहाँ पर बना ले, ठीक, इस पे ऊपर चार्ज -q डाल, इसके ऊपर चार्ज +q डाल। अब ये इसके साथ यहाँ पे बना ले, यहाँ पे एक और डाल ले, इसके साथ यह थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल, यहाँ पे लिखेंगे माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे लिखने के लिए कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके ऊपर आवेश क्रमशः -q एवं +q मौजूद है, और जिन एवं उनके बीच की दूरी, तो मेरे भाई इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, अरे
इनके बीच की दूरी मेरे भाई कितनी होगी? तो 2a होगी। कितनी होगी साहब जी? इनके बीच की दूरी 2a होती है। अब विद्युत द्विध्रुव को अब विद्युत द्विध्रुव AB को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा एंगल पर रखा जाता है मेरे भाई। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। इस तरह से आप पहले लैंग्वेज बना करके लिखिएगा, ठीक है। अब उसके आगे जानते हैं कि जब लैंग्वेज बना करके आप लिखिएगा तो आप किस तरह से निकालिएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपने लोग चर्चा करेंगे, टॉर्क के बारे में जानना जरूरी है। किसके बारे में? लैंग्वेज बनाना सिखा दिए सर। जी सर, आपने लैंग्वेज बनाने के लिए हमको बता दिया। तो सबसे पहले अभी जानेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क का हिंदी क्या होता है? तो सर टॉर्क का हिंदी होता है आघूर्ण। टॉर्क का हिंदी क्या होता है सर? तो टॉर्क का हिंदी होता है मेरे भाई आघूर्ण। क्या होता है? आघूर्ण, टॉर्क का हिंदी। अब टॉर्क के बारे में फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, R क्रॉस F। किसके बारे में? टॉर्क के बारे में। तो ये R क्रॉस F जो फॉर्मूला होता है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले टॉर्क क्या होता है? PE sin थीटा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो ये कैसे निकाले? ये टॉर्क बराबर PE sin थीटा। तो फॉर्मूला होता ही है ऑलरेडी, जहां पर P क्या है? तो डायपोल मोमेंट है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में डायपोल कहां पर है? तो थीटा एंगल पर। इसीलिए इसका फॉर्मूला हो गया टॉर्क बराबर PE sin थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क बराबर PE sin थीटा पहले जान लेंगे अपने लोग। टॉर्क बराबर PE sin थीटा, ये सबसे पहला स्टेप अपने लोग का होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, सबसे पहले क्या कर दिए सर? टॉर्क निकाल लिए। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? एक बाहरी टॉर्क, मतलब एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे। सर ये क्या होता है? मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, एक्सटर्नल वर्क तुमने किया, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल वर्क। अब यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा टॉर्क लगाएंगे। टॉर्क लगाने से क्या होगा? देखिए टॉर्क लगने से क्या होता है, देखिए टॉर्क लगता है, इधर F1 फोर्स जनरेट होता है, इधर F2 फोर्स जनरेट होता है। ये इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। तुम हमको खींचो, हम तुमको खींचेंगे। मतलब ये इस तरीका से जनरेट हो रहा है, ऐसे ऐसे। ये चाहता है कि हम बैलेंस हो जाए। ये क्या चाहता है? बैलेंस हो जाए। और बैलेंस होकर के थीटा का मान क्या कर ले? 0 कर ले। थीटा का मान 0 कर ले, ये चाहता है। अब हम क्या करते हैं? एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं। अभी जो टॉर्क लग रहा था, वो टॉर्क लग रहा था इनको बैलेंस करने में। इनको बैलेंस, दोनों को आपस में समान खींचने में। वो उधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। लेकिन अभी कैसा हो रहा है? अभी अभी ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ताकि ये अभी थीटा एंगल पर है। जब ये थीटा एंगल पर है तो वह फिर क्या हो जाएगा साथियों? अगर थीटा बराबर 0 तो वो फिर बराबर आ जाएगा एक दूसरे के, ठीक है। चलिए, अब एक्सटर्नल टॉर्क क्यों लगाएंगे? तो देखिए, अब मेरे भाई एक्सटर्नल टॉर्क क्यों लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से कहिएगा, ध्यान से, हाँ बिल्कुल ध्यान। नजर हटी दुर्घटना घट सकती है। देखिए, जरा सा हल्का सा, एक मिनट। डी थीटा एंगल कितना? डी थीटा। डी थीटा एंगल पर एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं। डी थीटा एंगल पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, जिसका मान, टॉर्क एक्सटर्नल का जिसका मान हमेशा वो टॉर्क के ही बराबर होगा। मतलब क्या? जो रियल का टॉर्क है ना, वही टॉर्क के बराबर। छोटा सा बिंदा सा मतलब चेंजेस नहीं है, हल्का सा नहीं करता। तुमको दिख रहा होगा, देखो हल्का सा घुमाना है, ठीक है। तो वही हल्का सा घुमाने के लिए क्या किए हम? डी थीटा का चेंजेस कर दिए। किसका का चेंजेस? तो सर डी थीटा का। तो यहां पर अब क्या होगा मेरे भाई? टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे भाई? टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होगा। अब इसका मतलब, अगर टॉर्क एक्सटर्नल लगा या टॉर्क ओरिजिनल लगा, तो क्या वह W के बराबर होगा? W का मतलब सर वर्क डन के बराबर। टॉर्क लग रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। मतलब क्या? अगर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या ये वर्क नहीं करेगा? डायपोल वर्क करेगा? तो बिल्कुल जी सर, वर्क तो करेगा, वर्क तो करेगा। अब देखिए आगे, तो वर्क डन बराबर, नॉर्मली क्या होता है?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जब लीनियर रहेगा तब, लीनियर का मतलब जब रेखिक के टर्म में रहेगा, नॉर्मली हम कितना चले हम कितना फिरे, ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब रोटेशनल में रहेगा तो वो उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर जो फोर्स लगेगा, फोर्स इनटू थीटा। तो टॉर्क बराबर होता है फॉर्मूला जो फोर्स लगेगा और उनके थीटा। इसको हम लोग कह सकते हैं जहां पर हम लोग कह सकते हैं टॉर्क इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, मतलब यहाँ पर जो डब्ल्यू होगा वो टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर अपने लोग रोटेशन की बात कर रहे हैं तो टॉर्क इंटू थीटा, सीधा सीधी क्या हो जाएगा साथियों, टॉर्क इंटू थीटा। तो जब अपने लोग रोटेशन में ये बात कर रहे हैं कि टॉर्क इंटू थीटा, तो अब आगे कैसे निकालेंगे,